एक दीवाने की दीवानियत। इस फ़िल्म के निर्देशक हैं मिलाप ज़वेरी। अब इनके हिसाब से इन्होंने एक ऐसी फ़िल्म बनाई है जो ऑब्सेशन, हार्ट ब्रेक और प्राइड को दर्शाती है। नहीं भाई, अपने नाम की तरह ही मतलब मिलाप की तरह ही उन्होंने कुछ चीज़ों का मिलाप करवाया है। घटिया एक्टिंग, घटिया सी स्टोरी, वाहियात सा स्क्रीन प्ले और भर-भर के स्लो मोशंस। भाई साहब, इस फ़िल्म में स्लो मोशंस नहीं है, स्लो मोशंस के अंदर फ़िल्म को घुसेड़ दिया गया है। इतने स्लो मोशंस पूरी पिक्चर में शुरुआत से लेकर एंड तक जब-जब हर्षवर्धन आ रहा है, नहीं तो सोनम बाजवा आ रही है, हर जगह पे स्लो मोशन। यूजुअली स्लो मोशंस को तब बीच में डाला जाता है जब पहली बार किसी हीरो की एंट्री हो रही है या तो विलन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, नहीं तो कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स को हम सभी के सामने शुरुआती तौर पर रखा जाता है, तब जाके उन स्लो मोशंस को ना कहीं न कहीं पे हम लोग झेल सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट इस पूरी पिक्चर में इतने सारे स्लो मोशंस कि लिटरली मेरा मन कर रहा था बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इतनी घटिया वाहियात पिक्चर मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मतलब हर्षवर्धन से लिटरली बहुत एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज़ सनम तेरी कसम ऑल्दो आई हैड कपल ऑफ प्रॉब्लम्स विद सनम तेरी कसम फ़िल्म, क्योंकि उस तरीके जिन चीज़ों को उन्होंने जस्टिफाई सो कॉल्ड किया था उस फ़िल्म में, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। बट उसके बावजूद वो फ़िल्म एक्चुअली एंगेजिंग थी, उसका स्क्रीन प्ले भी अच्छा था, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी अच्छे थे और म्यूज़िक तो लाजवाब था। अब यहाँ पर इस फ़िल्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, एक दीवाने की टट्टी, यही एक सही नाम था इस पूरे फ़िल्म का, मुझे लगता है। अ, पूरे सोशल मीडिया पर ना एक ऐसा पीआर, एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर तुझे ये फ़िल्म नहीं पसंद आ रही है ना, मतलब ईडी-केडी, तो इसका मतलब तूने कभी ज़िंदगी में प्यार ही नहीं किया है और तुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता। ये एक सच्चे आशिक की कहानी है। बस वही इंसान इस फ़िल्म के साथ रिलेट कर सकता है जिसने कभी तो ज़िंदगी में किसी से तो भी प्यार किया होगा। तो भाई साहब, मुझे उन सभी लोगों से कहना है कि अगर ये प्यार है आपके लिए और अगर ऐसे कैरेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ऐसे परफॉर्मेंसेस अच्छे लग रहे हैं, तो आप अच्छे सिनेमा से उतने ही दूर हो जितने कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की सीट से। इस जन्म में तो आपको अच्छी फ़िल्में नहीं पसंद आने वाली हैं। तो बेसिकली कहाँ से शुरू करूँ मैं? चलो प्लॉट से शुरू करते हैं। एक नायक है जो कि बहुत बड़ा नालायक है, ऊपर से पॉलिटिशियन भी है। पॉलिटिशियन का बेटा एक्चुअली। व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन, इज़न्ट इट? मतलब ये एक्चुअली उनका पूरा जो प्लॉट है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के किसी पॉलिटिशियन का बेटा, बीच-बीच में हल्की सी 1 या 2 मराठी लाइन्स डाल दी जाती है, जैसे कि "अरे काय करतोयस तू?" बस इतना ही। उसके आजू और बाजू में मराठी का कोई लेना-देना नहीं, मराठी कल्चर का कोई संबंध नहीं, बिकॉज़ अगर आपके कैरेक्टर्स ही मराठी है, अगर आपके कैरेक्टर्स महाराष्ट्र में स्थित है, अगर उनके नाम भी वैसे हैं जैसे भोसले अगर सरनेम है, मैं ये नहीं कहती कि पूरी फ़िल्म आप मराठी बनाओ जस्ट बिकॉज़ आपका प्लॉट महाराष्ट्र में स्थित है। बट अरे जो लैंग्वेज, जो भाषा, जो डायलॉग्स, जो संवाद आप दिखा रहे हैं, पूरे की पूरी उर्दू भाषा में है। क्यों भाई क्यों? तो इसका मतलब महाराष्ट्र के किसी भोसले घराने से क्या संबंध है? लॉजिक तो कहीं पे है ही नहीं इस पूरे फ़िल्म में। अगर आप लॉजिक ढूँढने जाओगे, तो मुझे लगता है आपसे बेवकूफ़ इंसान और कोई नहीं होगा। ये मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ। पूरे पिक्चर में एक डायलॉग है। अब वो क्या है, जिन्होंने फ़िल्म देखी है उनको पता है। पर उसके अनुसार मैं एक आपको हिंट दे रही हूँ कि ये पिक्चर गंदी है। ज़्यादा से ज़्यादा वाहियात ही हो सकती है। खत्म। इसी से रिलेटेड एक डायलॉग है और मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाली हूँ, डोंट वरी। हो सकता है कुछ आशिक अभी भी अपनी यूट्यूब फैमिली में हो जो देखना चाह रहे हो इस फ़िल्म को, तो मैं बिल्कुल भी उनका मज़ाक किरकिरा नहीं करना चाहती। बट बिलीव मी, अम, पूरे फ़िल्म में इस डायलॉग के इर्द-गिर्द बहुत अच्छे तरीके से सीन्स को लिखा गया है, वो चीज़ एक मुझे पसंद आई। अ, जहाँ-जहाँ पे उस डायलॉग को डाला गया है और हम सभी के सामने लाया जाता है, वो चीज़ें मुझे इम्प्रेसिव ज़रूर लगी। पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में अगर मैं बात कर ही रही हूँ, तो म्यूज़िक के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। एक गाना है जिसमें इन्होंने धड़कन फ़िल्म के गाने को हल्का-सा रीमिक्स के तौर पर शुरुआती तौर में शुरुआती अंतरा के तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया और उसके बाद नेहा कक्कड़ अपनी सुरीली आवाज़ में सुमधुर-सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हम सभी के सामने रखती है, जो भी एक लिटरली रीमिक्स है। मतलब इस पूरे फ़िल्म में इतने सारे रीमेक सॉन्ग्स हैं, इतने सारे हैं भर-भर के, जैसे बोल कफारा। इसके पहले कितने सारे उसके वर्जन्स हम सभी ने सुने हैं। यार मैं इस फ़िल्म के मेकर्स को ये कहना चाहती हूँ कि यार धड़कन के गाने को नहीं छूना था आप लोगों ने, नहीं छूना था। कुछ गाने ऐसे जिनको प्लीज़ बख्श दो, मत छुओ उन गानों को। वो ओरिजिनल है, उनको ओरिजिनल ही रहने दो, हम पे प्लीज़ कृपा करें। और नेहा कक्कड़ से अगर आप गाने गवा रहे हो,
तो प्लीज़ ट्राई करो कि नए-नए गाने लिखें, बिकॉज़ पुराने गानों की जो आप मैया की गैया कर देते हो ना, तो उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। इसके पहले का पूरा इतिहास गवाह है नेहा कक्कड़। पर्सनली आई जस्ट डोंट लाइक हर एज़ अ सिंगर, बट उसके बावजूद अगर आप कोई ऐसे बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग को ले रहे हो ना, रीमिक्स के तौर पर है, तो उसका ही कुछ रीमेक बना रहे हो या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो जैसे मैंने पहले ही कहा प्लॉट के बारे में, एक सनकी है पॉलिटिशियन का बेटा, वो अब प्यार में गिर जाता है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के, जो बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, जिसका कैरेक्टर सोनम बाजवा ने प्ले किया है। एंड फिर वो उसको नहीं पसंद करती है, तो पूरे फ़िल्म में वो ना, 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 ना कर रही है और पूरे फ़िल्म में ये हाँ, 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 हाँ कर रहा है, बिकॉज़ इसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको लगता है कभी ना कभी तो लड़की पट ही जाएगी। बॉलीवुड का अपना लॉजिक वो हाँ, हर बार अरे लड़की अगर ना बोल रही है तो हाँ, तो हो ही जाना है उसका बाद में। तो ये वाला पूरा एक लॉजिक के साथ ये इस पूरी फ़िल्म को हम सभी के सामने रखा जाता है। एंड पूरी फ़िल्म में बस यही है, वो एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे, 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 पीछे जा रहा है और वो ना कहते हुए आगे, आगे जा रही है। अब ये है पूरी इस फ़िल्म की कहानी। आखिर में क्या होता है, क्या नहीं, उसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। इस पूरे फ़िल्म के बस 2 ही पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने पहले बताए। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। भाई साहब भर-भर के कंटिन्यूटी इश्यूज़ हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। देखो, इसके पहले कि अगर हम ना 90s 2000 की फ़िल्में अगर आज देखें ना, तो बहुत सारी कंटिन्यूटी इश्यूज़ हम लोग मार्क कर सकते हैं या फिर हमारी आँखें वो पकड़ लेती है वो सारी मिस्टेक्स। पर 2025 में जहाँ पर आपकी फ़िल्म थिएटर में लग रही है और हम जा रहे हैं और वहीं पे आपकी गलतियाँ नज़र आ रही है, तो कहीं न कहीं पे डायरेक्टर ने जो हगा है, आहाहा! इस टट्टी को मैं क्या ही और नाम दूँ? देखो, बहुत सारी कंटिन्यूटी इश्यूज़ हैं, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक सीन है जहाँ पर एक्ट्रेस जो है सोनम बाजवा वो कहती है कि मैं देवी माता के सामने प्रार्थना करने जा रही हूँ, वो भी नंगे पाँव कि तू मेरी ज़िंदगी से हट जाए और मर जाए। तो उसके लिए वो नंगे पाँव चलने लग जाती है और वहीं से उसके साथ-साथ हर्षवर्धन भी चल रहे हैं और वो भी कहते हैं कि अगर तुम नंगे पाँव चल रहे हो, तो मैं भी नंगे पाँव चल रहा हूँ। ये चलने लग जाते हैं। वो मुंबई का एक पूरा सीन दिखाया गया है जहाँ जहाँ से वो पैदल चल रहे हैं, पूरी मीडिया उनके साथ चल रही है, बॉडीगार्ड चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। और इस बंदी ने साड़ी के अंदर चप्पल पहनी हुई है। नहीं मतलब किसी को क्या ही पता चलेगा ना, हम तो बेवकूफ़ हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम लोगों के पास दिमाग तो है ही नहीं। इतने बड़े पर्दे पर ये इतनी सारी मिस्टेक्स। ये बस एक ही एग्ज़ाम्पल मैंने दिया बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका मज़ाक बिगड़ रहा हो। बाकी की मिस्टेक्स आप खुद ही ढूँढो और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर मुझे लिखते चले जाइएगा। सोनम बाजवा पता नहीं क्यों मुझे इस फ़िल्म के लिए अनफिट लगी। मुझे नहीं लगा कि वो एक सही कास्टिंग थी बिकॉज़ भर-भर के बोटॉक्स, इतने बड़े-बड़े होंठ, मतलब लिटरली इतने ज़्यादा फिलर्स चेहरे पर और इतने सारे क्लोज़अप्स। वो इतना ईज़िली आप पकड़ सकते हो ना, जहाँ पर वो बात कर रही है, उनका जबड़ा हिल रहा है और तब आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर वो बहुत सारे फिलर्स आपको नज़र आएँगे फेस के, मतलब और इतने फिलर्स अगर है तो डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए था कि यार क्यों इतने क्लोज़अप शॉट लगा रहा है भाई बंदी के, क्यों? और चेहरे पे एक्सप्रेशंस तो कहीं पे आ ही नहीं रहे, मतलब लिटरली मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर कुड हैव बीन द राइट चॉइस फॉर दिस स्क्रिप्ट आई गेस, मतलब जितना मेरा एक अंदाजा है मेरे हिसाब से। बाकी यार देखो, इस पूरे फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद आया। बहुत ही बचकानी सी स्टोरी है जिसको हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी सारे के सारे बहुत कुछ आर्टिफिशियल लग रहा था, मतलब जो भी शुरुआती के ही 5 से 10 मिनट में आप कन्विंस हो जाते हो कि बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश एक्टिंग करते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं। और हर्षवर्धन का पता नहीं क्यों, शायद उन्होंने अजय देवगन के साथ कुछ 1 आध महीना स्पेंड किया होगा शायद, क्योंकि पूरी फ़िल्म में ऐसी गर्दन टेढ़ी करके वो खड़े हैं, डायलॉग्स भी कर रहे हैं। लिटरली मेरी गर्दन ऐसे पेन करने लग रही थी बिकॉज़ मैं ऐसे जैसे मैं फ़िल्म देखना शुरू मैंने किया, तब से मेरी मतलब ऐसे मेरी भी गर्दन ऐसी हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला। जैसे इंटरवल आया तब मुझे पता चला ओके यहाँ पे पेन क्यों हो रहा है। तो क्यों, मतलब भाई तू ऐसे क्यों खड़ा है पूरी फ़िल्म में? देखो, नो ऑफेंस टू हर्षवर्धन, आई पर्सनली लव हिम एज़ अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं पर्सनल लाइफ़ में, बट एज़ एन एक्टर के तौर पर इस पूरी फ़िल्म में वो हम सबको निराश ज़रूर करते हैं। इस पूरे फ़िल्म को मैं देना चाहूँगी 1 स्टार आउट ऑफ 5, वो भी उसीलिए जैसे मैंने कहा म्यूज़िक, कुछ गाने डेफ़िनिटली आपको अच्छे लगेंगे, बीजीएम भी अच्छा लगेगा और वो जो एक डायलॉग है जहाँ-जहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया है वो मुझे पसंद आया। बाकी तो आप लोग देख लो भाई अपने-अपने हिसाब से, आपकी क्या चॉइस है उसके हिसाब से आप अपनी फ़िल्में चूज़ कर सकते हो। मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ऐसी फ़िल्म। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको सोनम बाजवा इनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई है मेरी तरह, तो और कौन-सी एक्ट्रेस इस फ़िल्म के लिए सही साबित होती, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।